दोस्तों, वेलकम टू केबीसी। आज हमारे साथ है देवेश जी, जिन्होंने ओनिडा से अपने जॉब की शुरुआत की थी 2008 में। उन्होंने रिटेल सेगमेंट में काम किया हुआ है, बिजनेस कंसल्टिंग भी कर चुके हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी कंसल्टिंग और स्टार्टअप भी किए हुए हैं, और उन्होंने यूके में जाके पढ़ाई भी की है और जॉब भी किया हुआ है। देवेश भाई अभी मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज करते हैं, साथ ही उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और किस्से उनकी लाइफ के। इन्होंने फ्यूचर में क्या इंडस्ट्री रहेगी, एआई के ऊपर भी काफ़ी कुछ अच्छी बातें की हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नो फर्दर टाइम वेस्टिंग। 3, 2, 1। हेलो देवेश जी, वेलकम टू केबीसी कमलेश बरारिया कन्वर्जेशन। अच्छा, हमको लगा केबीसी आप वापस क्विज खेलने वाले हो क्या? नहीं नहीं नहीं, वेलकम सर। देवेश जी, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली ऐसा है कि मैं बीकॉम किया हूँ मैंने, और फिर उसके बाद एमबीए किया हुआ है, और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए मैंने इनिशियली ओनिडा में काम किया था। ओके। 1 साल के लिए। उसके बाद मैंने एमबीए किया था, तो ओनिडा में जब था तब मैंने अकाउंटिंग का रोल में जो था वो काम किया हुआ था। उसके बाद जैसे एमबीए किया था, तो एमबीए में भी ज़्यादा कुछ उतना जो मैंने बीकॉम में सीखा था वही सब एमबीए में मैंने रीडू किया हुआ है, और उसमें एडिशनल 2-3 मॉड्यूल्स जो बोल सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट्स एडिशनल थे, बाकी सब तो सेम ही सब्जेक्ट्स थे। एंड उसके बाद मैं इंडिया में आके मैंने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू किया था। सबसे पहले जो हम लोग का फैमिली बिजनेस था, जो हम लोग के जो मेरे पिताजी ने चालू किया था गोल्ड का, ज्वेलरी के, तो मैं ज्वेलरी के अंदर मैंने ट्रेडिंग चालू किया था, बट ड्यू टू सम रीजंस, मार्केट रीजंस, आई हैड टू वाइंड इट अप। एंड देन उसके बाद मैंने, मेरा एक बैचमेट था यूके में, सीनियर बोल सकते हो, बैचमेट नहीं सीनियर थे मेरे, तो उनके साथ मैंने एक कंपनी चालू की थी डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के हिसाब से। बट देन इट डिडंट वर्क आउट, बिकॉज जो प्रोसेस हम लोग को मिला था, जो पर्सन के साथ हम लोग का कनेक्ट हुआ था, वो फ्रॉड निकले थे। ओके। तो हमारा वहाँ पे काफ़ी सारा लॉस हो गया था वो टाइम पे, तो कितना हुआ था, एक टेंटेटिवली बता पाएंगे तो? वो नहीं बता सकता। ठीक है। तो जो अमाउंट था, मतलब ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता। तो हम लोग ने फिर कंटिन्यू करते करते हम लोग ने इनिशियली हम लोग ने डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की जगह पे हम लोग ने फिर लोन प्रोसेसिंग का जो डीएसए बोलते हैं, ओके। डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी जो वो होता है, हम लोग ने उसके ऊपर फोकस किया, और साथ में रिक्रूटमेंट का हम लोग ने किया था। बट देन ड्यू टू सर्टन रीजंस आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन दोज एरियाज ओके। वर्किंग इन दोज। तो मैंने मेरे पार्टनर को बोला कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स एंड द पार्टनरशिप। ओके। सो उन्होंने पूरा बाद में जो ब्रांड था वो उन्होंने टेक ओवर कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर, मेरे को आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फिर आईटी का मैंने चालू किया हुआ था काम इनिशियल लेवल पे। अभी क्या कर रहे हैं आप फिलहाल? अभी फ़िलहाल जब से आईटी का किया था तब तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके मुझे आईटी इंडस्ट्री में भी। तो अभी क्या क्या आपका ये डिजिटल एसेट क्रिएशन करते हैं, जैसे आप बता रहे थे? डिजिटल एसेट बोलो या फिर डिजिटल आइडेंटिटी बोलो, इट्स बेसिकली वन एंड द सेम थिंग। मैं एसेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है, इट्स एन एसेट फॉर यू। ओके। तो आइडेंटिटी आपका कैसे आपको ऑनलाइन प्रेजेंस करना है, तो मैं उसके हिसाब से मैं वो आप हेल्प करते हो लोगों को वेबसाइट बनाने में, बेसिकली इट्स बेसिकली आइडेंटिटी वेबसाइट। इन करंट सिनेरियो में आप देखे नहीं जाओगे तो वेबसाइट बनाता हूँ मैं। ओके। उनकी वेबसाइट हो गई, फिर उनका सोशल प्रोफाइलिंग हो गया, तो लिंक इंटरलिंक करने के लिए तो वो डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग कर लेते हैं साथ में। ओके। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ऑन बोर्ड कैसे करते हैं आप, रेफरेंसेस से या फिर मार्केट? अभी इनिशियली जब मैंने चालू किया था तब मैंने लीड जनरेशन्स किए थे, तो लीड्स करके हम लोग कस्टमर्स को अप्रोच करते थे। अभी आई जस्ट केटर टू माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ओके। और उनके थ्रू जो रेफरेंस आते हैं उन्हीं को मैं केटर करता हूँ, क्योंकि अभी लीड जनरेशन में ऐसा हो जाता है कि लीड जब जनरेट होती है तो मैं अकेला तो नहीं उनको पिच नहीं करता हूँ। वैसे अगर आप, जैसे आपने कोई लीड जनरेट की, तो आपको 10 लोगों के फ़ोन आएंगे कि भाई आप ये इंक्वायरी जब आप निकालते हो तो 10 लोगों के फ़ोन आएंगे, तो 10 लोगों के पास आपकी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो जाती है आपके पास, और उसमें से जो फ्रेशर रहेगा फॉर एग्जांपल, तो वो आपको लोएस्ट कॉस्ट देगा, बट क्वालिटी नहीं देगा आपको। ओके, गॉट इट। तो मैं अभी क्वालिटी मेंटेन रखने के हिसाब से मेरे कॉस्ट नॉट
एज गुड एज अपना जो लो है, बट देन इट्स मीडियम मैं बोलूँगा। एकदम हाई बड़ी एजेंसी जब पकड़ोगे तो वो आपको करोड़ों में या लाखों में आपका एक वेबसाइट बनाने का कॉस्ट। यस यस यस। तो मैं उतना भी नहीं करता हूँ, मैं मॉडरेट लेवल पे चार्ज करता हूँ कस्टमर। यानी एसएमई के लिए कर सकते हैं हम। हाँ जी हाँ, SME के लिए हम करते हैं। आप यूके अभी बता रहे थे जैसे पढ़ने गए थे और साथ में काम भी करने गए थे, स्टडी करने, तो कैसा वहाँ का कुछ यादें, कुछ फ्रेंड्स? अभी यूके में बेसिकली मैं अभी अपने यूके का जो टॉपिक छेड़ा है तो मैं अभी उस पर आपको एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आपको मैं उस पर वो करूँगा। ये कौन से ईयर में गए थे आप सर? मैं गया था 2009 में, ओके। तो दैट्स ऑलमोस्ट अराउंड 13 ईयर्स। हाँ 13-14 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब काफ़ी साल हो गए। बट देन एजुकेशन सिस्टम जो अपना इंडिया में है कंपैरेटिवली अभी पॉलिसीज़ नहीं आ रही है, वेल एंड गुड, बट अभी क्या आ रही है अपने मुझे भी पता नहीं है। अभी एजुकेशन सिस्टम अपना इंडिया का कैसा है कि इट्स मोनोटोनस। ओके। आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करते हो वो आपको नहीं मिलने वाला। जैसे रट रट के अपने को मार्क्स लेके आना है और पास होना है। रट्टा मारो मगप जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, वो रट्टोफाई वाला सिस्टम चल रहा है, सालों से चल रहा है। और वही सेम चीज़ आपको प्रैक्टिकली मैं उसके लिए मेरे पास मार्केट में आ गए। अभी मैं उसके लिए मेरे पास एग्जांपल भी है, 2-3 चीज़ें एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। Yes, sir. अभी जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेरा किया हुआ है बीकॉम किया हुआ है, ओके। और मैं अभी इंडस्ट्री आप देखोगे तो मैं IT में हूँ। या तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है मेरा एडुकेशन के हिसाब से और मेरा इंडस्ट्री जो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि बीकॉम अभी कैसा था कि जब मैं कॉलेज में था सब लोग बीकॉम कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग CA कर रहे थे, कोई चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी का कर रहा था। तो उस सिलसिले में मैं इतना पढ़ाकू तो था नहीं बचपन से। टचवुड मुझे मेरे मदर और फादर ने मुझे जो करना था मुझे करने दिया है आज तक, उसमें मेरे को कभी रोका नहीं है। हाँ बीच बीच में उन्होंने कभी टोका हुआ है कि भाई ये चीज़ मत करो, मतलब प्रोफेशन वाइज की एक डिग्री ले लो आपका लेने के हिसाब से, ताकि आपको कभी कोई इमरजेंसी रहा तो डिग्री के बेसिस पे आपको कुछ भी पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए, एक पढ़ाई कंप्लीट होने काम मिलना चाहिए। लेकिन मेरा अभी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें पूरा ही अलग है। क्या है आपका पॉइंट? अभी आप देखने जाओगे, आप जो पढ़ते हो वो आप उसमें काम करते नहीं हो, और जो आप पढ़ोगे वो आप रट्टा मार के पढ़ोगे तो आपको कभी याद भी रहने वाला नहीं है। जैसे अभी रिसेंट आपने पढ़ा, एग्जाम दे दी और वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे आपको पता भी नहीं आपने क्या पढ़ाई किया, क्या दिया हो। उसमें आपका फेलियर भी आ सकता है। अभी फेलियर के हिसाब से आप देखने जाओगे तो मैं लाइफ में 2 बार फेल हो चुका हूँ सब्जेक्ट्स में। एक तो स्कूल में जब था तभी 6th स्टैंडर्ड में था, और जब फेल हुआ था तब प्रेशर था घर पे से कि, तो घर पे बोलने के टाइम पे भी मुझे दिक्कत हुई थी। बट देन मम्मी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया था कि इतना कुछ बोला नहीं कि ठीक है हो जाता है। और दूसरा मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, और वो टाइम पे वो भी एक अजीब किस्सा है वो टाइम का भी कि मेरी अगले दिन इकोनॉमिक्स का पेपर था और मेरे एक दोस्त का अकाउंट्स का पेपर था। जय हिंद कॉलेज में थे वो। ओके। तो भाई साहब ने मुझे बोला मुझे अकाउंट्स नहीं आता, मुझे अकाउंट्स सिखा दो। अकाउंट्स मेरा पहले से अच्छा था। ओके। तो मैं उसको सिखाने के लिए मैंने उसको बुला दिया था, लेकिन मेरा खुद का एग्जाम दूसरे मेरे था और उसका भी था, हेल्प कर रहे हैं। मैं उनको हेल्प कर रहा था। और उसमें ये हो गया था कि उसको बंदे को एग्ज़ाम में तो वो पास हो गया, मैं भी पास हो गया, बट देन देखा जाए तो मैं ग्रेस मार्क्स की वजह से पास हो गया था। ओके। मतलब बोलते ना कि पुश करने के हिसाब से कॉलेज वालों ने मुझे पास किया, तो वो देखा जाए तो वो नॉलेज के हिसाब से तो मैंने इम्प्लीमेंट आज तक मैंने इकोनॉमिक्स या जो भी था बिजनेस कम्युनिकेशंस, वो आज तक मैंने किधर यूटिलाइज तो हुआ नहीं है मेरा, जो मैंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ओके। अकाउंटिंग मैंने किया था, तो मैंने जॉब भी किया उसमें 1 साल के लिए जब मैं ओनिडा में था। स्किल्स वहाँ पे यूटिलाइज हुआ, बट देन इट वॉज अ मोनोटोनस जॉब। अकाउंटिंग मतलब आपको कैसा है कि डेबिट क्रेडिट 2 ही चीज़ आपको करना है, Debit और आपका आखिर में बही खाता अगर मैच नहीं होता है तो आपको वापस से वो चीज़ को रिपीट करना है। तो वो मोनोटोनस जॉब था, वो उसमें वो कोई मज़ा भी नहीं आ रहा था मुझे। ओके। तो उसके बाद मैंने जब MBA किया, MBA करके वापस आया तो स्टार्टअप जर्नी चालू हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल जो IT में है अभी उस पर कैसा कि चैलेंजिंग काम भी आ रहे हैं मेरे को। ओके। हर चीज़ हर बार बेसिकली आप देखने जाओगे तो एक ही चीज़ होती है, वेबसाइट बनाना। लेकिन सबका वेबसाइट का डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपके लिए क्रिएटिव काम हो गया वो। तो उसमें मज़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू अकाउंटिंग में मुझे।
ओके, लेकिन यूके की जर्नी नहीं पता है सर, आपने पॉइंट डाइवर्ट कर दिया मुझे ऐसा तो यूके में बेसिकली कैसा था कि जब मैं एमबीए कर रहा था तो हम लोग के लेक्चर्स जो थे यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे तो आपके लेक्चर्स फिक्स टाइमिंग रहते हाँ, वो हैं। timing। कॉलेज टाइमिंग्स जो रहते हैं फिक्स रहते हैं। Yes। सुबह को लेट्स से 7 बजे आप जाते हो, 2 बजे तक आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे फिक्स नहीं होता है। वहाँ पे अगर आपका मंडे को लेक्चर रहा सपोज सुबह को 7 बजे, दूसरा लेक्चर रह सकता है दोपहर को 4 बजे। ओके। और एक एक घंटे के लेक्चर्स होते थे हमारे, तो एक एक घंटे में अपना पूरा दिन बाद में करना क्या था आपको। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने तो इनिशियली तो जॉब मिल गई थी, तो मैं जॉब कर रहा था मेरा वहाँ पे भी मेरे को लकीली मेरे इंडस्ट्री के रिलेटेड स्टॉक ऑडिटर का जॉब मिल गया था। वेरी गुड। तो आई यूज टू गो विथ रिटेल सेगमेंट जो है अपना आरजीआईएस करके कंपनी है। ओके। वो आपको मार्क्स एंड स्पेंसर्स पता होगा, यस। फिर H&M पता होगा। तो वो सब बड़े बड़े नामी गिनामी कंपनी है। उनकी क्लाइंटेल उतने बड़े थे, तो हम लोग उनके रिटेल में जाके हम लोग को स्टॉक फिजिकली काउंट करने पड़ते थे। ओके, फिजिकल काउंटिंग हम लोग का रिपोर्ट बना के उनको देने पड़ते थे। तो हम लोग का जैसे कि 4-5 लोग को टीम बन के हम लोग को जाना पड़ता था। मिनिमम 3 का टीम रहता था। अगर छोटा स्टोर है तो 3 का टीम, बड़ा स्टोर है तो 10 लोग का भी टीम जा सकता था हम लोग का। ओके। मार्क्स एंड स्पेंसर यूजुअली हम लोग की बड़ी टीम ही जाती थी वहाँ पे, बट देन छोटी टीम्स भी होती थी। तो वो होने के बाद फिर साथ में वीकेंड्स आ जाते थे। तो वीकेंड्स में हम लोग का ऐसा था कि वहाँ पे इनिशियली अगर आप मूवी पहली बार देखने जाओगे तो एक टिकट आपको गिरेगा नहीं तो 8 पाउंड 10 पाउंड के आसपास। वो आपका हो गया इंडियन करेंसी में, अगर आप कैलकुलेट करोगे आज की डेट पे तो हो गया आपका ऑलमोस्ट 1100 रुपये के आसपास एक मूवी का टिकट। Okay। और वहाँ पे थिएटर सीने वर्ल्ड करके एक थिएटर था, उसका एक ऑफर चल रहे थे वो टाइम पे। अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मोस्टली होना ही चाहिए पास। मंथली मूवी पास बनाते थे वो लोग, और हर महीने हमारे पास से 13 पाउंड लेते थे। 13 पाउंड यानी आज के 1300 रुपये। आज से 1300 से 1500 रुपये पकड़ के चलिए। तो 1500 में मैं अनलिमिटेड मूवीज़ देख सकता था। ओके। तो जैसे ही वीकेंड आता था मेरा, तो मैं यूजुअली 3-4 मूवीज़ बैक टू बैक मूवी मैराथन कर लेता था। और बाजू में ही कसिनो था। ओके। तो कसिनो में जाके एक चीज़ अच्छी थी कि कॉफ़ी और कोक फ्री मिलती थी। यहाँ पे तो कुछ फ्री नहीं मिलता। यहाँ पे कुछ फ्री नहीं मिलता। कसिनो के अंदर हमको कोक और कॉफ़ी फ्री मिलती थी। तो जैसे ही मेरा मूवी मैराथन के बीच में ब्रेक लेता था, तो वहाँ पे जाके 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ पे जाके कॉफ़ी पी के टाइम पास करके मशीन के अंदर ऐसे दिखाते हैं कि भाई हम लोग खेल रहे हैं, बट 10 पाउंड डालो, 10 पाउंड निकाल के फिर निकल जाओ। अच्छा। और मूवी वापस कौन देखो। से सिटी में थे आप तब? हम कार्डिफ में थे। ओके। और यहाँ पे तो फुटबॉल का काफ़ी अच्छा चलन है वहाँ पे। फुटबॉल का हम लोग की यूनिवर्सिटीज़, मतलब जो हम लोग की यूनिवर्सिटी थी, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें से जितने भी मेजर इंग्लैंड के फुटबॉलर्स निकल रहे वो हम लोग की यूनिवर्सिटी के थे। ओके, बढ़िया। यानी वहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और कहाँ यूरोप घूम के आए या नहीं है वहाँ? यूरोप में हम लोग का इंडस्ट्रियल विजिट था। तो हम लोग को बेल्जियम लेके गए थे। वेरी गुड। उसमें भी एक अच्छा किस्सा हुआ है मेरे साथ। क्या हो गया? अब बेल्जियम लेके गए थे तो हम लोग को इंडस्ट्रियल टूर के हिसाब से हम लोग को एंटवर्प में रुकना था। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे थे एंटवर्प, तो उसी दिन रात को हम लोग निकल गए थे एम्स्टर्डम। एक ग्रुप था हम लोग, मतलब ट्रिप पे मेरे सीनियर्स का ग्रुप था, तो उनके साथ मैं बैठ गया था। सब मल्लू लोग थे, पूरा मलयाली गैंग था, और मैं अकेला एक अपना नॉन मल्लू। ओके। तो उन लोग ने प्लान किया था कि एम्स्टर्डम जाना है, तो हम लोग ने एक गाड़ी हायर की। अराउंड लेट्स से पकड़ के चलिए हम लोग ने कुछ 1500 यूरो के हिसाब से गाड़ी का हायरिंग किया था। एक एम्स्टर्डम और एक पेरिस का। अच्छा, जॉइंट में नहीं, एक अलग अलग एट अ टाइम। तो हम लोग एम्स्टर्डम चले गए, रात को आए। तो उस दिन का तो कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन सुबह को हम लोग का आईवी जा रहा था अपना पोर्ट ऑफ एंटवर्प पे। तो वहाँ पे हम लोग को जाना था। हम लोग ने ऑलरेडी बुकिंग कर दी थी, तो हम लोग सोचे कि हम लोग के माइंडसेट में ये था कि हम लोग कोई भी एक दिन स्किप करके किधर जा सकते हैं। तो जो वो किस्सा हुआ उसके बाद, जो हम लोग के साथ एक प्रोफेसर थे हमारे मुकुल करके, तो वो मेरे साथ बात करना बंद कर दिए 2-3 दिन के लिए। और जिस दिन आखिरी दिन था तब बराबर से बात करना चालू कर दिए थे। तो मतलब उनका था कि भाई गुस्सा दिखाने का तरीका ऐसा था, लेकिन आज की डेट पे मैं उनके साथ में कांटेक्ट में हूँ। ओके। और हम लोग उनको एक चीज़ वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है
यहाँ पे हम जैसे आप काम करते हो तो आप बॉस को क्या बुलाते हो, नाम से बुलाते हो नहीं बुलाते हो? नहीं प्रोफेसर्स को नाम से बुलाते हो? नहीं, आई थिंक सर या ऐसे कुछ आप सर बोलोगे, मैडम बोलोगे। बोलोगे। यस। वहाँ पे आप जो भी प्रोफेसर है आप उनको डायरेक्ट नाम से बुला सकते हो। ओके। वहाँ पे सर मतलब जिनको क्वीन ने या किंग ने टाइटल दिया हुआ है उन्हीं को आप सर बोल सकते हो। ओके। तो यूके में वो एक सिस्टम है कि जिनको पदवी मिलती है, हम लोग जैसे अपना रविंद्रनाथ टैगोर को सर का एक टाइटल मिला था, तो ही इज़ ओनली कॉल्ड सर, उनको उनके अलावा हम लोग किसी और को सर नहीं बोल सकते। जैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो जिनको टाइटल मिलता है उन्हीं को पर्टिकुलर टाइटल है उन्हीं को आप सर बोल सकते हो। तो वहाँ पे आप जैसे मेरे डीन थे उनको भी हम लोग जूलिया करके बुलाते थे, जूलिया फैलन नाम था तो हम लोग जूलिया करके बुलाते थे, डायरेक्टली नाम से बुलाते थे। ओके। और कुछ रोचक कुछ कहानी? तो वही मतलब एम्स्टर्डम के बाद पेरिस गए थे, तो पेरिस में भी जाके हम लोग आ गए थे। उसके बाद हम लोग को आईवी में लेके गए थे, एक ब्रूरी में लेके गए थे। वहाँ की ऐसी बियर मैंने आज तक नहीं पी होगी। आपने स्वीट बियर पी है कभी? नहीं सर, मैं नहीं पीता हूँ। ओके, लेकिन जो बियर है वो स्वीट, वर्ल्ड की एकलौती ब्रूरी है जो स्वीट बियर बनाती है। ओके। और वो मैंने पहली बार पी थी वहाँ पे। ओके। गए थे तो पब्लिक बोल रहे थे पियो पियो, तो हमने पी ली। वो टाइम पे मैं नहीं पीता था तो पी ली मैंने। तो सबसे पहली स्वीट बियर पी मैंने पहली बार। लोगों को कड़वा पसंद होता है, यहाँ पे स्वीट मिल रहा है, एक डिफरेंशिएट ऑफ टेस्ट। नया डिफरेंट था। फिर वहाँ से हमको लेके गए थे 4 कंपनीज थी अभी, उसमें एक माइक्रोसॉफ्ट थी, एक एरिक्सन थी। अभी दूसरी 2 कंपनी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं गया था एरिक्सन में गए थे हम लोग। तो वो टाइम पे एरिक्सन में गए थे तो थोड़ा जोश था कि एरिक्सन में फिर काम करना है। ओके। लेकिन वो हुआ नहीं, एंटरप्रेन्योर जर्नी में घुस गए बाद में। तो वहाँ से घूम के फिर हमको ब्रुसेल्स लेके गए थे और वहाँ पे से फिर ब्रुज लेके गए थे जो है। तो वहाँ पे मेरा यूरोप मतलब आप बोल सकते हो तो इतनी जगह पे मैंने घूम लिया हुआ है वहाँ पे। तो यूरोप काफ़ी 3 कंट्रीज देख चुका हुआ है, तो हो ही गई ऑलमोस्ट, आपने गिना दिया। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग यूके, वो यूरोप के अंदर जो आप बोलोगे। कौन सी कंट्री हुई सर? एक अपना फ्रांस हो गया, एक बेल्जियम हो गया, बेल्जियम हो गया, और एक अपना नेदरलैंड्स हो गया। ओके। मतलब नेदरलैंड पूरा नहीं हुआ बट एक सिटी हो गया, पकड़ के चल सकते हो। फ्रांस में भी पूरा सिटी, मतलब पेरिस एक सिटी हो गया वैसे। सिटी वही, मैं पर्टिकुलर मतलब 3 कंट्री से आप बोल सकते हो कि मैं 4 कंट्री में ओवर इंटरनेशनली मैं घूम के आ चुका हूँ। तो आप अभी यूरोप भी घूम गए हो और इंडिया में भी रह चुके हो जी। और आई थिंक पूना भी आप कुछ पढ़ाई करने गए थे। हाँ जी, पूना से मैंने मेरा 2 साल पढ़ाई किया हुआ है। ओके। मतलब कैसा था कि बचपन में जब छोटा था तब पिताजी ने मतलब एक कोई तो मूवी देखी थी तो मेरे एयरफोर्स में जाने का इच्छा हो गया था बचपन में। एयरफोर्स में तो मिलिट्री स्कूल का कुछ शौक हुआ तो पिताजी ने बोला ठीक है जा, भेज देते इसको मिलिट्री स्कूल में। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे ज़माने में आप मतलब आप भी मेरे जितने ही हो। तो वो एक ज़माना था कि जो ज़्यादा मस्ती करते हैं या फिर ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते उनको बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता था। मेरा केस उल्टा था। ओके। मैं अपनी मर्जी से गया था बोर्डिंग स्कूल। ओके। तो कितने साल रहे वहाँ पे? 2 साल। ओके। तो वहाँ पे मिलिट्री जो एजुकेशन सिस्टम का बात निकला तो उस पर से भी मुझे और एक चीज़ याद आई कि लाइफ स्किल सेट्स जो अपनी आज की डेट जनरेशन को चाहिए और मिल नहीं रही है। लाइफ स्किल्स जो बोल सकते जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पकड़ के चाहिए यार। यस। आज की डेट को कुछ भी हुआ मुझे डिप्रेशन आ रहा है। हाँ, मुझे तो याद नहीं आ रहा 90s में या 90 आई थिंक मैं 10th में भी था तो हम लोग जब स्कूल में थे डिप्रेशन नाम का शब्द सुना नहीं था हम लोग। नहीं, पता ही नहीं था। आज की जनरेशन, आप आज की जनरेशन की बात करोगे तो डिप्रेशन मतलब बहुत बड़ा चीज़ हो गया उनके लिए। स्ट्रेस डिप्रेशन पढ़ाई में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो भी स्ट्रेस है हैंडल नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? अपने टाइम पे तो भाई इसका जनरेशन जो बोल सकते हैं आपकी जनरेशन गैप भी बोल सकते हो कि एक एज से दूसरी एरा में जो जंप हुआ है, टेक्नोलॉजिकल बूम जो आया हुआ है। जेन जी हम लोग मिलेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके। तो मिलेनियल्स कैन हैंडल स्ट्रेस बट जेन ज़ी विल नॉट बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस। उनको सब फास्ट चाहिए रहता है, उनको फास्ट चाहिए रहता है। अभी फॉर एग्जांपल मेरा पहला मोबाइल फ़ोन मुझे मिला था 2005 में। ओके। मेरे को 10th के बाद कभी फ़ोन मिला नहीं था। आज की डेट में बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके हाथ में फ़ोन दिया गया। हाँ, मेरा खुद का भी लड़का है, वो अभी चाहिए उसको गेमिंग। अभी
अभी आप उसके भी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अपना एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने खुद ने बोला था जब स्मार्टफोन लॉन्च किया था उन्होंने, आईफोन जब जब लॉन्च हुआ था तब उन्होंने खुद ने कहा हुआ है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को फ़ोन देना नहीं चाहिए। ओके। और आज की डेट में आप देखोगे 2 साल के बच्चों को आपने फ़ोन दे दिया है, वो भी क्या देख रहा है आपको पता नहीं है, वो कुछ भी यूट्यूब चालू करेगा, जो आएगा वो देखेगा। और कंटेंट क्रिएशन का जो भी है आज चल रहा है ट्रेंड, कंटेंट क्या आ रहा है हम लोग को भी पता नहीं है। यस, उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक पॉइंट्स है, मुझे आपको पूछना है। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चे लोग को जो फ़ोन दिया जा रहा है वो गलत चीज़ है आज की डेट में। आई और थिंक उसके पास से फ़ोन जैसे खाने के टाइम पे दिया, ठीक है, खाने के टाइम पे फ़ोन छीन लिया तो खाना खाएगा नहीं और रोना चालू कर देगा, फ़ोन चाहिए खाने के टाइम पे। मतलब जो बचपन से उसको हर चीज़, जिद जो बोलते हैं उसकी, जो हर मांगे पूरी करना हो जाता है, तो मांग पूरी नहीं की तो बेसिकली बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न, रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। यानी हर चीज़ उसको आप उसको मतलब खुला नहीं छोड़ रहे हो। हम लोग जब छोटे थे हम फ़ोन से नहीं खेले, हम मैदान में खेले। आज की डेट में मैदान ही नहीं है। मैदान है लेकिन बच्चे लोग मोबाइल में ही खेलना पसंद। मैदान भी कम हो गया अभी तो। आज के आप देखोगे जितना सिटी का अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसमें मैदान बच ही नहीं रहे। यस, ये भी रियलिटी है। ये वो चीज़ डिफ्रेंशिएट हो रहा है यूके की लाइफस्टाइल और इंडिया में, कि वहाँ पे आप 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक, वहाँ पे बोला हुआ है कि एक गार्डन होना ज़रूरी है, कंपलसरी। कंपलसरी। यहाँ पे है ही नहीं वो चीज़। यहाँ तो गार्डन पे भी एक गार्डन ही नहीं, आप ये बिल्डिंग आपका जो आप जो प्रीमाइसिस में आप रहते हो, अपार्टमेंट्स में रहते हो, आपको आपके नेबर कौन है वो नहीं पता। वो चीज़ वहाँ पे वैसा है कि आपको नेबर्स आपको पता नहीं। और वहाँ पे एक चीज़ है कि आपको किसी के घर पे जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। ओके। यहाँ तो सीधा चले आप किसी घर पे, आपके रिलेटिव के घर पे जाओगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। वहाँ पे आप बिना इनविटेशन के चले गए तो वो आपको सुना देंगे तो कि भाई हम बिज़ी है, हम आपको भी नहीं मिल पाएंगे, तो आपको बुरा लग जाएगा। यस, ये कुछ नया मुझे जानकारी मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमारा कल्चर में तो कभी भी कोई भी आता है और बेल बजाता है, चलो भाई, या फिर वो ही मेहमान भगवान, अतिथि देवो भव बोलते हैं हम यहाँ पे। Yes. वहाँ पे अतिथि देवो भव नहीं होता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट देवो भव होता है। यानी टाइम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। ओके। तो फिर इंडिया पढ़ाई करने के बाद इंडिया आके फिर आपने स्टार्ट किया जैसे बताया, तो उसमें ये जो भी सारे एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करोगे अगर ब्रीफिंग में, तो अच्छा। जैसे कि पहले जो मैंने आपको बताया कि मैं जो हम लोग ने चालू की थी डेटा प्रोसेसिंग सेंटर से लोन प्रोसेसिंग और रिक्रूटमेंट का जो किया था वो जमा नहीं। उसके बाद मैं आईटी में मैंने चालू किया। ओके। आईटी में मेरी सिस्टर को मैंने ऐसा डमी स्लीपिंग पार्टनर बना के रखा हुआ था और मैं अकेले कर रहा था। और फिर मेरे जीजाजी जो थे यूके में बेस्ड थे, तो उनको फिर लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि साथ में करते हैं। तो हम लोग ने एक कंपनी फॉर्म किया यहाँ पे, और हम लोग ने एक टूल क्रिएट करने की कोशिश की जो सोशल स्कोर प्रोवाइड करे कस्टमर्स को। आई थिंक हम मिले थे नेटवर्किंग के टाइम पे, शायद वही टाइम था आप। हाँ जी। यस सर। तो वो जो टूल था चाइना में आप देखने जाओगे तो वो टूल काम कर रहा है, इंडिया में वो काम नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट बैरियर्स भी हो जाते हैं इसमें। चाइना में बेसिकली कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना है, अंडर कंट्रोल। कंट्रोल पूरा चीज़ का चाहिए, तो चाइना ने वो इम्प्लीमेंट किया, चाइना में चल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कैसा, आप उनके साथ कोलैबोरेशन करने जाओगे तो आपको पता है कि सिनेरियो क्या है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या हो सकता है। गॉट इट सर। तो वो चीज़ की वजह से अपना हम लोग ने भी काफ़ी कोशिश की, हम लोग ने फंडिंग भी लिया था। अभी फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी एक है कि स्टार्टअप कल्चर में बहुत चल रहा है, बट देन वो मैं पर्सनली वो चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि फंडिंग लेके आप काम करिए। गो फॉर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैपिंग जो है वो आई वुड प्रीफर कि अगर आप में कैपेबिलिटी है आप बूटस्ट्रैपिंग करिए। आप फंडिंग लेके काम करोगे तो वापस से आपका जो प्रेशर आ जाए, डिप्रेशन आएगा, प्रेशर में रहोगे। डिप्रेशन का जो ज़ेरो इज एक बेंचमार्क बोल सकते हैं जो इन्होंने अभी हम लोग को भी फंडिंग मिली थी तो हम लोग को भी उनके हिसाब से काम करना पड़ रहा था फिर, विच वॉज नॉट वर्किंग आउट। और हम लोग ने जो फंडिंग लिया था वी वर ड्राइंग अप, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ही ज़्यादा कॉस्ट था, तो मार्केटिंग के लिए पैसा बचा नहीं था फिर हमारे पास। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। फिर लेवल एक फंडिंग एंजल इन्वेस्टमेंट में जाता है तो दूसरे हम लोग सीरीज फंडिंग में जाने के लिए जाते हैं,
तो काफ़ी इश्यूज भी हो रहे थे हम लोग को। तो मैंने ही फिर मेरे पार्टनर जो मेरे जीजा जी थे उनको बोला कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स नॉट कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट। उनको तो और हैवी इन्वेस्टमेंट करना था, बट देन आई वाज सीइंग कि देयर इज़ नो फ्यूचर इन दिस एरिया बिकॉज AI वाज सपोज टू टेक यस, इन लॉन्ग रन जो भी अभी AI का ट्रेंड चल रहा है, तो वो चीज़ हम लोग 4-5 साल पहले करने की कोशिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सोशल स्कोरिंग, बट देन इट डिडंट वर्क आउट देन। ओके, सो यू हैव एक्सेप्टेड एंड, लेकिन आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उसमें भी कैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक अपने को आपको एक आपको लाइन ड्रॉ करनी रहती है कि आप इतना, फॉर एग्जांपल बिजनेस में भी आपको पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उतना ही आपको रिस्क लेना चाहिए। आप हद से ज़्यादा रिस्क ले लोगे तो फिर आप प्रॉब्लम में वापस आ जाओगे, विच इज़ बैड फॉर द बिजनेस। जैसे लॉस बुक करना चाहिए कभी कभी, शेयर बाजार का एक मंत्र है लॉस बुक करके आप एग्जिट मार दो कि नाखून काटने से अगर हो जाता है तो उंगली मत कटवाओ जी। बहुत अच्छा सर, ये काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद आपने एक वेंचर स्टार्ट किया है जो आई थिंक अभी फिलहाल जो मेरा करंटली चल रहा है IT में, वो मैंने 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट की हुई है। 1% कंपनी, ये क्या होता है सर, ये थोड़ा ब्रीफ। अभी आप जैसे कि प्रोप्राइटरशिप बोलोगे इंडियन टर्मिनोलॉजी में, तो प्रोप्राइटरशिप को आप कंपनी के फॉर्म में कर दिए, तो मेरा पर्सनल लायबिलिटी तो कुछ अटैच नहीं है कंपनी के साथ में। दैट्स एंटिटी इज डिफरेंट, दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी, दैट्स 1% कंपनी। ओके, तो उनका जो कंपनी वाइज ही होता है या फिर कैसे होता है उसका बेसिकली जैसे आप LLP हो गया, ओके, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये प्राइवेट लिमिटेड है लेकिन वो 1% प्राइवेट, उसमें एक ही डायरेक्टर भी एक ही डायरेक्टर भी काम कर सकता है। वैसे देवेश भाई, आपको 3 स्टार्टअप स्क्रैच से स्टार्ट करने का एक अनुभव है जी। तो कोई अगर आपके पास आता है कि स्टार्टअप मुझे चालू करना है जी, कोई आइडिया लेके आता है, तो कैसे अपने को मार्केट में जाना चाहिए? पहला चीज़ एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। पहला चीज़ मैं कहूँगा कि बंदे को पहले समझना है कि उसके पास स्किल सेट क्या है। स्किल सेट। दूसरा चीज़, वो स्किल सेट के बेसिस पे मार्केट में अवेलेबिलिटी है कुछ स्टार्टअप की कि नहीं है। रिक्वायरमेंट यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का जो एक बोलते हैं, इज ही सॉल्विंग द प्रॉब्लम और नॉट। ओके, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, आप स्टार्टअप चालू कर रहे हो बस कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो आप फेल हो जाओगे। और आपको कैपेसिटी भी होना चाहिए कि आप फेलियर को एक्सेप्ट कर सको। दैट्स हार्ड थिंग टुडेज वर्ल्ड। दैट्स हार्ड फॉर एवरीवन, नो वन विल एक्सेप्ट देयर ओन फेलियर्स। यस, दैट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट। यस, क्रूशियल पार्ट। तो स्किल सेट के साथ आपने और क्या बताया दूसरा? पहला तो स्किल्स, वो क्या टेबल मतलब मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा है, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो उसके पास क्या स्किल सेट है। तो उसके पास अगर एक स्किल सेट है तो उसको कौन से स्किल सेट और चाहिए। तो इफ़ ही डजंट हैव दैट, ही नीड्स टू फर्स्ट लर्न दो स्किल सेट। यानी मार्केट फिट होना चाहिए, जो मार्केट प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस। मार्केट फिट का बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल सेट जो है। ओके, स्किल सेट। अगर उसके पास A स्किल सेट है और उसको B और C चाहिए, ओके, either he has to learn those skill set or he has to acquire those skill set in someone else। ओके, यानी वो एज ए co-founders को चूज़ करने के लिए। उसमें भी बाद में ऐसा ना हो कि भाई कोई बोलेगा कि मेरे पास ये स्किल सेट है तो मैं यही करूँगा काम, उसके अलावा कुछ नहीं। आप स्टार्टअप हो, आपको ऑफिस के अंदर आपको झाड़ू भी मारना पड़ेगा, आपको पोछा भी मारना पड़ेगा, आपको चाय का तंबी भी बनना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा आपको। यस, क्लाइंट भी खुद ही ढूंढने, मार्केटिंग, सेल्स। इनिशियल लेवल पे आप जब करोगे, आप खुद HR, आप मतलब आप जीरो से लेके हीरो आप खुद ही हो कंपनी के, तो आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। तो शर्म नहीं, उसके लिए आप प्रिपेयर होने चाहिए, शर्म नहीं आना चाहिए आपको। जो सबसे पहले, क्योंकि मैं अभी एक चीज़ समझाऊँ, जो मैं आप अभी बैठे हैं तो वो मुझे अच्छी याद आई। एक बोलते हैं कि हमको बिजनेस बिल्ड करना है, हम बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं करना है। हाँ जी। तो जॉब में क्या कर रहे हो आप, किसी और के लिए काम। हाँ जी। तो वो और जो बॉस है या कंपनी है वो कोई ना कोई पब्लिक के लिए काम कर रही है। हाँ जी। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंड ऑफ द डे तो आप पब्लिक को ही सर्व करोगे। आप पब्लिक को सर्व करो, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए काम करो। हाँ, लेकिन उसमें मज़ा आना जरूरी है मेरे हिसाब से। वही बोल रहा हूँ, आपकी खुशी की अगर आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो आप जॉब भी करोगे तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन पैसा थोड़ा कम मिलेगा। पैसे आप उसमें आपको स्टेबिलिटी रहेगी इनकम की, एक जॉय रहता है, जैसे नहीं जॉय नहीं, इनकम स्टेबिलिटी जो आपको, जो स्टेबिलिटी है आपका वो रहेगी। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको इनिशियल लेवल में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आपको कभी पैसा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। हसलिंग
24/7। आपको रात को भी अगर फ़ोन कस्टमर का आता है तो वो आपके ऊपर है कि आपको आंसर करना है कि नहीं कर रहा है। यानी 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप 9 to 5 या फिर अपना 10 to 6 जो भी टाइम आपका रहेगा, उसके बाद आप ऑफिस के कॉल्स आंसर नहीं करोगे तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो जॉब कीजिए। वर्क लाइफ बैलेंस आज की डेट में आप देखने जाओगे तो नारायण मूर्ति जी जो है सर अपने, उन्होंने भी बोला कि आप ओवर टाइम काम करो, लेकिन पब्लिक ने उनको क्रिटिसाइज़ किया हो। 70 आवर्स कुछ तो 70 आवर्स का काम वर्क इंटरव्यू में बताया था। तो उन्होंने बोला था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि द यूथ इज़ नॉट रेडी फॉर दी वर्क कल्चर जो चल रहा है अपने यहाँ पे, कि भाई मुझे 70 आवर्स वर्क करना है, बिकॉज दे वांट कि भाई आज पैसा आया, रात को पार्टी की, कल सुबह को वापस ऑफिस पे जाओ। दैट्स द विशियस सर्कल। मंथली आई थिंक विशियस सर्कल जो बोलते हैं हम लोग कि भाई पैसा आया उड़ा दिया, तो सेविंग नहीं है। यस जो मैं आपको बोल रहा था कि लाइफ स्किल्स जो स्कूल में सिखाते नहीं है, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब लाइफ स्किल्स जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बजटिंग हो गया। ओके अगर सपोज आपके पास 50 रुपये है, आपको 50 रुपये आपको एक महीना चलाना है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो आप कैसे डिवाइड करोगे उसको? ऐसा नहीं कि आपने 50 रुपये है और आपने 100 रुपये का खर्चा कर दिया तो आप 50 नेगेटिव हो, तो नेगेटिव आप मैनेज कैसे करोगे? दैट्स द बहुत ये वाला क्वेश्चन तो आज सब लोग लड़ रहे हैं कि सबको उसके लिए ये चीज़ इशू क्यों आ रहा है? ये चीज़ 2008 में आप देखने जाओगे तो यूएसए में एक आया था रिसेशन। यस जो मैंने देखा हुआ है सर। मैंने भी देखा हुआ है। उसमें प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ पे यूएस में रिसेशन इसलिए आया था, उनके जो कार्ड का जो सिस्टम है, खर्चे कर रहे क्रेडिट कार्ड जो एक पैटर्न बना। सब प्राइम क्राइसिस बोल सकते हो उसको, कि घर खरीदे थे। तो अभी आपने ये मूवी देखी होगी इनकी, शाहिद कपूर की एक आई थी बदमाश कंपनी। यस तो उसमें उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है वो चीज़ को कि कैसे सब प्राइम क्राइसिस क्यों हुए थे। और प्लस ऊपर से ये रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की भी एक मूवी आई थी वही टाइम पे, अनजानी मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी सेम चीज़ का, उसमें रणबीर कपूर का जो कंपनी था वो डूब चुका था और फिर वो सुसाइड करने वाला था, वो सब चल रहा था। तो वो क्यों हो रहा है? माइंडसेट नहीं है कि फेलियर को एक्सेप्ट करने का। यू टू कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए वहीं पे, जहाँ पे आपको लगता है छोड़ के आप स्क्रैच से चालू करो। यू टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। उसके लिए और मेरे तो घर पे ही एग्जांपल है। मेरे पिताजी का बर्थ कराची में हुआ था, ओके प्री पार्टीशन एरा, वाइल आई थिंक ही वॉज 6 और 10। अब उनको भी उनका बर्थडे तो पता नहीं था। हाँ वो टाइम पे तो बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं कोई नहीं। तो बर्थडे तो हम लोगों को भी पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या था। ओके तो जब इंडिया में आए थे, आई बिलीव ही माइट बी अप्रॉक्सीमेटली 9 years ओल्ड। तो 9 साल के जब थे इंडिया में आए थे पार्टीशन, और उन्होंने देखा हुआ भी है जो आपने मूवीज़ में देखा है, गदर में आपने देखा रहेगा कि जब ट्रेन्स आ रही थी तो मार पूरा जो स्लॉटर करके उन लोग भेज रहे थे, वो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करके आए थे। तो आई वुड से कि जब वो इंडिया में आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था। वहाँ से मेरे दादाजी जो थे, वो दादी जी और सब जो थे सब भाग के आए थे। तो यहाँ पे आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था, ज़ीरो से चालू किया हुआ है। और मेरे पिताजी ने भी 3 बार स्क्रैच से करके बिजनेस ऊपर किया था, जो आज की डेट पे जो है वो मैं मेंटेन भी कर रहा हूँ। और प्लस मैं दूसरा चीज़ अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बैकअप भी एक बोल सकते हो, बैकअप अच्छा है मेरे पास, इसके लिए मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ आज की डेट में। यानी आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्टिव पेरेंट्स, मैं इसलिए पहले आपको बोला था स्टार्टिंग में, मैंने बताया कि पेरेंट्स सपोर्टिव थे, इसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। यानी उनका ब्लेसिंग ही है आपके लिए। ब्लेसिंग है। फेलियर्स अगर आ भी जाता है तो एक्सेप्ट करने की वो है, हिम्मत है और उसमें से वापस बाहर आकर फिर से कुछ नया करने की कोशिश करने वालों की कभी हाथ नहीं होती। यस देवेश भाई, आपने बीच में कुछ क्रिप्टो में भी कुछ तो किया था आपने एक। अभी क्रिप्टो का बेसिकली ऐसा था कि मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, बट देन मुझे प्रॉपर मार्केटिंग और मैंने बूटस्ट्रैप किया था, मुझे फंडिंग लेनी नहीं थी। यस आपने बताया प्रीवियस। तो मैं तो फंडिंग के खिलाफ हूँ। अगर जो केपेबल है तो वो खुद ही
बूटस्ट्रैप करके करें तो मेरे लिए वही सजेशन रहेगा, क्योंकि आप फंडिंग लोगे तो आपको एज पर द इन्वेस्टर आपको आंसरेबल, यू आर वी आर आंसरेबल टू इन्वेस्टर्स। आप बूटस्ट्रैप करो तो आप खुद को आंसरेबल हो। तो मेरा वो जैसे ही मैंने लॉन्च तो हुआ नहीं था, मैंने डेवलपमेंट पूरा प्लेटफॉर्म बेसिकली इट वाज एन एस्क्रो अकाउंट ओके कि आपको अगर सपोज कोई क्रिप्टो करेंसी चाहिए तो आप एक्सचेंज मीडियम में था कि मैं उन पे एक्सचेंज करने के लिए उनको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश में था, प्लेटफॉर्म था। बट देन वो टाइम पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इतने फेवरेबल नहीं थे कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। ओके तो मैंने फिर, और मार्केटिंग भी मेरे पास शॉर्टेज थी, मेरे को मतलब प्रॉपर मार्केटिंग पार्टनर नहीं मिला मुझे, तो मैंने फिर उसको स्क्रैप यानी ड्रॉप ही कर दिया आइडिया। स्क्रैप कर दिया। मतलब मैंने डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया और फिर उसको मैंने स्क्रैप। फिर भी बता पाएंगे कितना खर्चा किया था सर, कोई आपको कितना लॉस किया? पकड़ सकते हो मैंने उस पर 10-12 लाख का लॉस किया हुआ है क्रिप्टो में। आप रखते अभी आपके पास स्टॉक्स हैं क्रिप्टो या मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग का मैं नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यानी बायर और सेलर? आई वॉज मीडिएटर बिटवीन बायर एंड सेलर, एस्क्रो सर्विस बोल सकते हैं। जैसे शेयर बाजार में होता है, ज़ेरोधा कर रहा है वैसे, या हाँ बेसिकली बोल नहीं, ज़ीरोधा इज बेसिकली ब्रोकर आई थिंक। आई एम एन एस्क्रो सर्विस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड एस्क्रो। क्या है सर, मुझे बताएंगे? ब्रोकर बेसिकली आपके पास से चार्जेस लेगा, यस। वो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेगा। ओके हाँ ओके यस गॉट इट। एस्क्रो सर्विस इज बेसिकली मैं आपका जैसे आप मैं सीधा ट्रेड करेंगे? नहीं सीधा आप बेसिकली हम दोनों एक ट्रांजैक्शन करेंगे। ओके कोई बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो गारंटी लेगा कि भाई आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो। ओके यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक मैं आप दोनों का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवाता था वैसे। ओके बट देन इट डिडंट वर्क आउट ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड मार्केटिंग। हाँ लेकिन काफ़ी हवा चली थी क्रिप्टो, तो भी मैंने भी आपको कॉल किया था जानने के लिए, आपने समझाया था मुझे पूरा कंसेप्ट क्या है। लेकिन क्रिप्टो का भी देखा जाए तो फेवरेबल अभी किधर भी नहीं है इंडिया, कोई भी कंट्री का। यूएस में भी आई थिंक उसमें भी टैक्सेशन उन लोग ने लॉ कर डाल दिया हुआ है, बट देन सीतारमन जी ने आई थिंक काफ़ी तो सब जगह पे टैक्सेशन का बोल रहे हैं, बट देन उसको आज तक इलीगल किसी ने वो नहीं किया हुआ है। यानी एक्सेप्टेंस है या नहीं? एक्सेप्टेंस है बट इलीगल किसी ने बोला नहीं कि वो इलीगल है। यानी इफ यू आर ट्रेडिंग, इफ यू अर्न प्रॉफिट यू हैव टू पे टैक्स। दे हैव बेसिकली नेवर क्लैरिफाइड कि भाई आप दिस इज अनलीगल होल्डिंग क्रिप्टो इज लीगल और इलीगल। दे हैवंट सेड दैट, they have just said it's not a legal tender. Okay, it's not a legal tender, it doesn't mean it's an illegal thing. Okay, that's quite tricky situation if you say that. और क्योंकि क्वेश्चन भी बोल सकते हो कि भाई क्लैरिफिकेशन प्रॉपर दिया नहीं है, इसलिए मैं वो बोलूँगा आपको। यस यानी इन शॉर्ट अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं प्रॉफिट में तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस तो है ही उसका। जैसे हम गुटखा और ये काफ़ी आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग इट। यस एंड ऑफ द डे। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छी बातें की सर। थोड़ी सी अभी कंटेंट क्रिएशन पे बात करेंगे हम। या आप अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ अभी और न्यू का, कुछ तो ट्वीट आया है या फिर फेसबुक पे अभी ने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है 2 दिन पहले। ओके, विच इज़ रिलेटेड टू कि फेसबुक इज चेंजिंग दी एल्गोरिथम्स। तो उसमें ये बेसिकली नॉट जस्ट अभी एंड न्यू, अभी हैज़ हिमसेल्फ सेड कि नैश डेली, जिसका बड़ा चैनल जो अभी काफ़ी फेमस है, हाँ दुबई से आई थिंक ऑपरेट कर रहा है। नहीं दुबई से तो ऑपरेट नहीं कर रहे, वो मल्टी कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनका खुद का भी वीडियोस इज़ नॉट बीइंग पॉपुलराइज्ड जो पहले कर रहा था। यानी फेसबुक सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। फेसबुक बेसिकली ऐसा कर रहा है कि जो वीडियोस बना आप अपलोड करोगे तो आप कुछ अडल्ट कंटेंट अपलोड करोगे तो वो ज़्यादा प्रमोट करेगा मोनेटाइज करने के लिए। ओके, और आप जो अच्छे कंटेंट जो इकोनॉमिक लेवल के रहेंगे या फिर जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बोलोगे, जो बोल सकते हैं जो फिनेंस रिलेटेड जो रहते हैं, तो वो सब कंटेंट को वो प्रमोट नहीं कर रहा है इतना ऑर्गेनिकली, वो नहीं करेगा। वो अभी पेड यानी स्पॉन्सर करके करना पड़ेगा। करके करिए। दे कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड ओवर दैट, सो आई बिलीव बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे मे हैव डिसाइडेड कि वो फेसबुक पे प्रमोट नहीं करेंगे और सिर्फ यूट्यूब पे वो लोग ज़्यादा फोकस करेंगे अभी। ओके, तो इसमें यानी फेसबुक एकदम कट ऑफ ही करने के, यानी एक्सपेंस ज़्यादा है और
जो वीडियो में अभी ने कहा था तो इस बेसिकली कि जब उन्होंने इनिशियल लेवल में जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो देवर स्पेंडिंग अराउंड उनके जो आउटगोइंग्स थे दैट वर अराउंड 1,50,000 ओके and what they were monetizing from Facebook was somewhere around $100 to $100, which approximately goes to 20,000 rupees on the higher side. हायर से So which is basically like 10x आपका expense जा रहा है suppose, तो आप it's better कि आप वो चीज़ को prioritize ना करो फिर. यस यानी वो उस पर Which जो मैं आपको बता रहा था कि भाई it's better to know कि आपका कहाँ पे लाइन कट ऑफ लाइन ड्रॉ करके आपको वहाँ पे क्लोज करना है. तो he has done a good thing over there by doing that. यानी अपने को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हाँ जी. एक्सपेंस लेके हमको आगे बढ़ना So है. he even mentioned कि भाई now he has a team of let's say around 10 people. So even he need to feed them. यस So he cannot afford to stop content creation altogether. So because of that he has just messaged कि भाई फेसबुक पे मैं कम कर दूंगा बंद कर दूंगा. बट ही हैज़ गिवन सम ऑप्शंस कि भाई मैं ए बी और सी कौन से ऑप्शन को चूज़ करूँ और कंटिन्यू करूँ. सो ही हैज़ गिवन ऑप्शन टू द ऑडियंस कि उनको क्या चाहिए. फेसबुक पे वीडियो हो गया या फिर यूट्यूब पे तो कंटिन्यू करने वाला है. और ट्विटर आई थिंक फेसबुक पे कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने 3-4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस दिए हुए कि क्या करना चाहिए ऑडियंस के ऊपर. अभी वो ऑडियंस कौन सा ऑप्शन को चूज कर रिस्पॉन्स क्या कर रही है उसके ऊपर आगे बढ़े. बेसिकली उस पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है फेसबुक पे. जो आप सब्सक्राइब करते हो तो आई थिंक इट्स एड फ्री आपके लिए. ओके सब्सक्राइब लाइक तो फॉलो सब लोग कर रहे हो. देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड सब्सक्राइब. तो सब्सक्राइब करोगे तो आई थिंक दे विल चार्ज यू 200 रुपीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड दे विल गिव एड्स फ्री कंटेंट. बट देन दैट विल गो टू फेसबुक इनडायरेक्टली. उसमें शेयरिंग नहीं कर. उस पर शेयरिंग अभी उसमें क्या है आई एम नॉट. यूट्यूब प्रीमियम जैसे ये लोग करते हैं हाँ जी. वैसे ही कुछ तो एक जी. और इसमें भी आया अभी ट्विटर में भी काफ़ी अच्छा ये रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं इलॉन मस्क. अभी इलॉन मस्क जी जो कर रहे हैं अभी आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इवन ही इज बर्निंग अ लॉट ऑफ कैश ओवर आफ्टर एक्वायरिंग ट्विटर एट इनक्रेडिबल कॉस्ट. आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू मोनेटाइज दैट. आई थिंक अभी तो कुछ सब्सक्रिप्शन इन्होंने भी कर दिया है कि किया हुआ है. बट देन पीपल वुड जहाँ पे अगर किसी को फ्री में कुछ मिलने वाला चीज़ है और आप उसके सामने बोलोगे मैं आपको ये चीज़ इतने में दूंगा तो आप बट ऑब्वियसली फ्री में लोगे. दैट इज़ व्हाट फेसबुक डिड ईयर्स बैक. वो आपको फ्री का लॉलीपॉप जो दे रहे हैं स्टार्ट किया था उन्होंने. फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं तो फ्री नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. यस So what Facebook has monetized on is basically on your data. यस एंड यूट्यूब में भी आप खुद ही प्रोडक्ट हो क्योंकि आप ऐड. Exactly. Everything is product. We are the product for all the OTT platforms, all OTT platforms or social media. We are the product because we are giving them our own data freely, एंड मनी not money, just data. अटेंशन आई थिंक. बेसिकली आप उनको आप खुद प्रोडक्ट बन के जैसे कि आप सेल्फीज अपलोड करते हो. ठीक है. आप खुद ही फ्रॉडस्टर्स को इनवाइट कर रहे हो कि भाई आप आके मुझे लूटो. हाँ काफ़ी डिटेल्स काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ हो चुका है फ्रॉड्स बेस्ड ऑन दिस सिनेरियोज कि भाई वो बोलते वी आर लाइव ओवर हियर. सो वो लोग कुछ ना कुछ करके स्पैमिंग कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली दे कैन टैप यू एंड दे कैन गेट मॉनिटरी चीज़ें फॉर बट बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि जो करने वाला है वो आपसे 4 कदम आगे ही सोचता है. जो फ्रॉड करने वाला है वो कभी भी आपसे 10 कदम आगे. हाँ मैं 4 आप जमतारा में जाओ. जमतारा में पहले जो आपको फ़ोन करके क्रेडिट कार्ड के नाम पे वो लोग कुछ ना कुछ फ्रॉड करते हैं. डेबिट कार्ड का वो बैंक के नाम पे फ़ोन कर रहे थे. यूपीआई के नाम पे कर रहे थे. सो आज की डेट में वो लोग उससे एक कदम और आगे चले गए हो. यूपीआई वाला तो आई थिंक बहुत किया उन्होंने. क्रेडिट कार्ड भी आई थिंक बहुत सारे हैक किए थे. अभी भी फेसबुक अकाउंट्स उन्होंने हैक तो नहीं किए थे. उन्होंने बेसिकली आपको ही बोला कि आप मुझे आपका डेटा दो. वो वेरिफिकेशन के नाम पे आपसे बोल रहे थे कि हम वेरीफाई कर रहे हैं आपका डेटा. ओके. तो आप मुझे बोलो कि आपके कार्ड का नंबर क्या है विच बैंक हैज़ ऑलवेज मेंशन कि आपको शेयर नहीं करना है. हमेशा SMS आता. मुझे काफ़ी बार कॉल्स आए तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनको ये पूछता हूँ आप बैंक से बात कर रहे हो आप मुझे बताइए कि मेरा कार्ड कौन सा है. पहले मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है कि रुपए कार्ड है. ओके. अगर वो वहाँ पे वो गलत बोलता है तो वही चीज़ आप पकड़ सकते हो कि कौन सा वो चीज़ है. और अगर बैंकर क्यों कॉल अब बैंकर आपको कॉल करके कुछ भी कार्ड डिटेल्स मांगता है वो तो मांगेगा नहीं.
बैंक पहले से बोल रहा है कि भाई नहीं होगा वैसा। आपको OTP शेयर करने को भी ना बोलता है बैंक वाले, फिर भी करती है पब्लिक फिर भी करती है। मेरे साथ एक बार हो चुका है वैसा, मोबीक्विक के ऊपर स्कैम हुआ है कि बेसिकली कॉल आया था मोबीक्विक के ऑफिशियल नंबर से, ओके और उसमें मुझे बोला गया था कि आपका कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ है लॉगिन के लिए, ओके एंड दे वांटेड मी टू एंटर OTP वाया अपना IVR। ओके और मेरा उस पे से अगर आपको मोबीक्विक के ऑफिशियल नंबर से अगर आपको कॉल आ रहा है तो आप सोचोगे कि भाई ऑफिशियल होगा। तो मैंने गलती कर दी थी, बाद में मैंने उनसे बात करके मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवा के पूरा वो चीज़ करवाया था। बट देन आफ्टर दैट दे टोल्ड मी उन्होंने बाद में वो भी बोला कि OTP भी आपको IVR में भी नहीं बोल देना है। ओके OTP यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है यानी, ओके OTP अगर आपको वो सामने से बोल रहे कि अगर आपको OTP डालना है, अगर आपने कॉल किया हुआ है कस्टमर केयर में, इफ़ दे आस्क कि भाई वेरिफिकेशन के लिए OTP चाहिए, देन इट हैज़ टू बी इंसर्टेड। अदरवाइज आप डायरेक्टली OTP डालोगे तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। ओके यू हैव टू बी अवेयर। वी वेरी मच अवेयर। और सर आप बहुत सारी बातें हुई, बिजनेस वर्किंग भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कैसे चल रहा है मार्केट? अभी AI चल रहा है। AI के बारे में मैं जितना कम बोलूँगा उतना बेटर है, बिकॉज AI का अगर आप देखने जाओगे तो AI इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। आप साईफाई मूवीज़ देखते रहोगे, देखे होगे आपने। माइनॉरिटी रिपोर्ट तो एक जस्ट ग्लिम्स है उसकी, टॉम क्रूज का था आई थिंक। जी। उसके बाद भी काफ़ी सारी मूवीज़ आई हुई है। आई रोबोट करके आपने देखा होगा, विल स्मिथ का। तो उसमें जो दिखाया गया है कि रोबोट को डिसीजन मेकिंग पावर दिया गया है, उसको आइदर विल स्मिथ को बचाना है कि उसकी वाइफ को बचाना है। तो उसने कैलकुलेट करके बोला कि विल स्मिथ को बचाऊंगा तो ही इज़ मोर लाइक सर्वाइवल चांसेस उसके ज़्यादा है उसकी वाइफ से। तो उसमें बाद में विल स्मिथ हैज़ अ ग्रज ऑन द रोबोट्स। ओके इट्स एन AI, ही इज़ लर्निंग बेस्ड ऑन योर एनालिटिक्स। आप जो भी उनको इनपुट दोगे वो उस पर से ही आपको जज करेगा। यानी क्योंकि जो ह्यूमन एक जैसे ह्यूमन एरर कर सकते हैं वैसे रोबोट भी एरर करने वाले हैं। हाँ बट ह्यूमन अपना इमोशंस जो है आप बोल रहे हो, जो इमोशन क्वेश्चन वहाँ पे कम होगा। इट वुड बी वेरी मच प्रैक्टिकल, येस और नो, देयर इज़ नो लाइन बिटवीन दैट। आप कुछ जगह पे ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आंसर आप अवॉइड भी कर सकते हो बोल के। यस हम शांत रह सकते हैं, साइलेंस दे सकते हैं, बट साइलेंट माइट बी अनदर वे ऑफ गिविंग द आंसर। बट देन यहाँ पे रोबोट AI में कैसा है कि अगर आपने कुछ आंसर दिया हुआ है, इट विल प्रेडिक्ट इज आइदर एज येस और नो। इट वुड नॉट से कि भाई आई एम डिनाइंग इट। ओके यानी स्टॉप हो गए वहाँ पे खड़े रहे हो, ऐसा नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से प्रेडिक्शन ले लेगा और उसमें से भी आपको जज कर लेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सिमिलर एक्टिविटी करोगे, ओके बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो उस चीज़ के हिसाब से है। अभी तक का अनुभव कैसा रहा सर? अभी तक का अनुभव तो अच्छा ही है। कोई तो नेक्स्ट टाइम करेंगे और एक पॉडकास्ट। आप बुलाइएगा तो हम ज़रूर आएंगे। ओके सर, थैंक यू।